गुड मॉर्निंग बच्चों। पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट में हमने कुछ बिंदुओं को पढ़ लिया था। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का गठन संविधान के भाग 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य होता है। कहाँ से कहाँ तक? 124 से 147 के मध्य होता है। तो कल हमने न्यायाधीशों की योग्यता तक पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे की बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आगे के जो बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। ध्यान रहे, हमारे संविधान के भाग 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं उसके बारे में। ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे कि हमारे संविधान के भाग 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है, उच्चतम न्यायालय का वर्णन है। इसके अलावा हमने देखा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय न्यायालय का गठन किया था। इसी का प्रतिरूप है सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट प्रतिरूप। स्वतंत्रता के बाद इसी जो संघीय न्यायालय था, इसी को हमने किसका प्रतिरूप दे दिया? क्या बना दिया? इसी को सर्वोच्च न्यायालय। क्या बना दिया भाई? सर्वोच्च न्यायालय। याद रहे, भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेदों को लिया गया है। ये भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था।
ठीक है। उसके बाद देखा था हमने अनुच्छेद 124(1) में संगठन है या गठन है, गठन, ठीक है। न्यायाधीश प्रारंभ में न्यायाधीशों की संख्या 1+7 यानी 8 थी, लेकिन 2008-9 से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 1+30 यानी 31 है। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 31 है। इनमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है, एक 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 31 है। कैसे? एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। ये भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, लेकिन रिकॉल इसलिए कर रहा हूं कि आपको अच्छे से याद हो सके। उसके बाद हमने नियुक्ति को भी देखा था। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किस पद्धति के तहत? कॉलेजियम पद्धति के तहत होती है। कॉलेजियम क्या होता है? चयन मंडल को कॉलेजियम कहते हैं। उस चयन मंडल में कितने होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश होता है एवं 4 अन्य न्यायाधीश होता है, यानी 5 न्यायाधीशों की एक कमेटी होती है जिसके द्वारा न्यायाधीशों के नाम सुझाए जाते हैं और उन्हीं नामों से राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। तो ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छे से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आज नियुक्ति हो गई, योग्यताएं भी हमने देखा था, योग्यता को पिछले वीडियो में देख लिया था। आज हम इससे आगे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शपथ, शपथ अनुच्छेद 124(6) में इसका वर्णन है शपथ का। अब देखो, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, शपथ जब ये लेते हैं तो संविधान में निष्ठा, अपने पद की गरिमा को बनाए हुए सत्यनिष्ठा के साथ अपने पद का निर्वहन करना, इस तरीके की ये शपथ लेते हैं। और मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए, संविधान में निष्ठा रखते हुए ये शपथ लेता हूं कि मैं अपने पद का दुरुपयोग नहीं करूंगा और सत्य और अपने कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा के साथ पालन करूंगा। इस तरीके की शपथ ये लेते हैं। और शपथ कौन दिलाता है इन्हें? राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेटों को शपथ दिलाई जाती है, ठीक है भाई। शपथ, तो ये शपथ हो गया। शपथ संविधान के प्रति निष्ठा, अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक
तो ये शपथ हो गई। ठीक है, तो शपथ कौन दिलाता है? न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। या राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। ठीक है भाई, कौन दिलाता है इन्हें शपथ? राष्ट्रपति दिलाता है। अब देखिए, पद से हटाना, पद से हटाना। अब देखो, कब हटाया जाता है पद से? जब साबित कदाचार के आधार पर पद से कब हटाया जाता है इनको? साबित कदाचार के आधार पर, साबित कदाचार के आधार पर या असमर्थता के कारण इन्हें पद से हटाया जाता है। ठीक है भाई, दो स्थिति में इनको हटा दिया जाता है। कब? साबित कदाचार के आधार पर, यदि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे न्यायाधीश को हटा दिया जाता है। जिस तरीके से राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संविधान के अंदर न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बाकी प्रक्रिया से वैसी की वैसी होती है। ठीक है, तो देखो, साबित कदाचार के आधार पर, साबित कदाचार के आधार पर न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है या असमर्थता के कारण इन्हें पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाते हैं? जिस तरीके से राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है संविधान में, लेकिन मजिस्ट्रेटों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। केवल स्वयं वैसी की वैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है, संसद के द्वारा इनको हटाया जाता है। तो किन के द्वारा हटाया जाता है? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर हटाया जाता है। ठीक है भाई, किसके द्वारा हटाया जाता है? संसद के द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग की तरह, महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है सेम वैसी की वैसी प्रक्रिया होती है इन्हें पद से हटाने के लिए। और इसका वर्णन 124(4) और 5 में है। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया का। ठीक है, तो देखिए, संसद के द्वारा इनको हटाया जाता है, बहुमत से प्रस्ताव पास करके हटाया जाता है। किन कारणों से? साबित कदाचार के आधार पर और असमर्थता के कारण इन्हें पद से हटाया जाता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन जहां महाभियोग शब्द का प्रयोग इनको हटाने के लिए नहीं किया गया है, इसलिए सेम वही होता है जिस तरीके से राष्ट्रपति को हटाते हैं। अब ये ध्यान रख रहे कि आज तक हमारे किसी भी मजिस्ट्रेट को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। और
ध्यान रहे किनके प्रति महाभियोग लाए थे ये? वी रामास्वामी के। हमारे एक ऐसे मजिस्ट्रेट रहे जिनके प्रति इन्होंने महाभियोग लाए थे, लेकिन उसे सभापति ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसे सभापति ने एक्सेप्ट नहीं करने के कारण वो महाभियोग गिर गया था। वी रामास्वामी, ध्यान रहे कौन सा मजिस्ट्रेट था भारत का? वी रामास्वामी। यूं तो अभी अभी जो शरद अरविंद बोबड़े से पहले वाले जो मजिस्ट्रेट गए उनके प्रति भी इन्होंने लाए थे, लेकिन वो भी पास नहीं हो सका। तो देखिए किनके प्रति ध्यान रहे? वी रामास्वामी, वी रामास्वामी ऐसे हैं जिनके प्रति इन्होंने महाभियोग हटाने के लिए प्रक्रिया लाए थे, वी रामास्वामी। अब देखिए यदि किसी को हटाया जा रहा है तो उसके पीछे भी शर्त होती है। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है हटाने का, प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है हटाए जाने का, तो कम से कम उस प्रस्ताव पर 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ठीक है। यदि प्रस्ताव हटाने संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा रहा है तो कम से कम 100 सदस्यों, कितने जा रहा है तो कम से कम, ऐसा लगेगा आपको इसलिए मैं लोकसभा लिख देता हूं। कहेंगे किसके सदस्य? कम से कम  लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होने चाहिए। ठीक है भाई, कितने सदस्यों का? 100 सदस्यों का। और यदि राज्य सभा में लाया जा रहा है तो राज्य सभा के कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। ठीक है। देखिए एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं इसे दोबारा से, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो सके। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। उसके बाद हमने देखा पद से हटाने की प्रक्रिया सेम संसद के द्वारा इनको हटाया जाता है, एक प्रस्ताव ला करके। जिस तरीके से राष्ट्रपति महोदय को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इनको हटाने के लिए
महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है संविधान में। तो इस तरीके से, लेकिन होती महाभियोग की तरह ही है। यदि ये प्रस्ताव कहाँ लाया जा रहा है, लोकसभा में लाया जा रहा है हटाने का वाला प्रस्ताव, तो कम से कम लोकसभा के सदस्यों का, कितने सदस्यों का, 100 सदस्यों का, ये देखिए कम से कम 100 सदस्यों का क्या होना चाहिए, उस हटाने वाले प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। और यदि राज्यसभा में लाया जा रहा है तो कम से कम कितने सदस्यों का, 50 सदस्यों का उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद यदि ये 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के द्वारा इनकी जांच की जाती है। और यदि वो जांच में सही पाया जाता है, साबित कदाचार या असमर्थता पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है ये प्रस्ताव और वो उस व्यक्ति को प्रस्ताव पास होने के बाद उसको पद से हटा दिया जाता है। तो ये हुई हटाने की प्रक्रिया। ठीक है भाई, इस तरीके से हम इनको हटाते हैं। किनको? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को। ठीक है। अब देखिए, ये हुआ पद से हटाने वाली बात। अब देखते हैं वेतन और भत्ते, वेतन भत्ते। तो देखो ये इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें और आई होप, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से ये समझ आ रहा होगा। और अब मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप 2-3 बार इसे देखिए, आपको सब अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए अब आगे देखते हैं हम। अब मैं इसको मिटा देता हूं। वेतन भत्ते, पत्ते नहीं, वेतन भत्ते। अब देखिए, समय समय पर संसद के द्वारा इनका वेतन घटाया जाता है। पहले मुख्य को 90,000, मुख्य न्यायाधीश को कितने मिलते थे? 90,000 वेतन मिलता था एवं अन्य न्यायाधीशों को 80,000, कितना? 80,000। लेकिन वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 एवं अन्य को 2,50,000 2,50,000 वेतन मिलता
मिलता है। ठीक है भाई, पहले 90,000 और 80,000 मिलता था, लेकिन वर्तमान की मैं बात करता हूं, वर्तमान में कितना मिलता है? 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश को और 2,50,000 अन्य न्यायाधीशों को मिलता है। तो ये वो है वेतन। अब देखिए अगला आता है तदर्थ। तदर्थ न्यायाधीश। अब देखिए तदर्थ न्यायाधीश क्या है? तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश ये अनुच्छेद 127 में है। अनुच्छेद 127। अब देखिए आप तदर्थ न्यायाधीश समझ लीजिए। देखिए तदर्थ न्यायाधीश जिस तरीके से किसी भी वैधानिक रूप देने के लिए, कोरम पूर्ति के लिए न्यूनतम संख्या होना जरूरी होता है, इसी तरीके से यदि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में तदर्थ न्यायाधीश लगा दिए जाते हैं कोरम पूर्ति के लिए, गण पूर्ति के लिए। क्या लगा दिए जाते हैं? तदर्थ न्यायाधीश लगा दिए जाते हैं। कहां से? उच्च न्यायालय से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या लगा दिया जाता है? तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उन्हें लगा दिया जाता है और इसकी सूचना राष्ट्रपति महोदय को दे दी जाती है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या कम हो जाती है तो जब कोरम के लिए, गण पूर्ति के लिए जब जो न्यायाधीश लगाए जाते हैं उन्हें हम तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। क्या कहते हैं? तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। जब किसमें? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में गण पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसे न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। ठीक है, तो समझ आया आपको? तदर्थ न्यायाधीश कब लगाते हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम हो जाती है तो गण पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया जाता है। उन्हें तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। धीश कहते हैं। ठीक है।